नमस्कार, आप देख रहे हैं गगरा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कानपुर शेल्टर होम मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई। जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर डीपीओ और अधीक्षिका भी सस्पेंड कर दी गई। बड़ी खबर, निलंबन की अवधि में महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। शेल्टर होम की 57 संवासिनी कोरोना पॉजिटिव निकली थी। जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया है और लापरवाही बरतने पर डीपीओ और अधीक्षिका को भी सस्पेंड किया गया है। कानपुर शेल्टर होम मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लापरवाही बरतने पर डीपीओ और अधीक्षिका को सस्पेंड किया है सरकार ने। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब शेल्टर होम की अधीक्षिका पर भी गाज गिरी है और जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, 57 संवासिनियां इस शेल्टर होम की कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। जो प्रेग्नेंट थी उनमें से 5 कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और डीपीओ और अधीक्षिका दोनों को सस्पेंड किया गया है लापरवाही बरतने के आरोप में। अनुभव शुक्ला हमारे साथ है। अनुभव, और क्या जानकारी आपके पास इस एक्शन के बारे में? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से कानपुर संवासिनी गृह का जो मामला आया था, अचानक वहां पर कई जो संवासिनियां थी वो कोविड-19 पॉजिटिव थी, फिर उनको लेकर तमाम खबरें आई और उसके बाद विपक्ष ने किस तरीके की राजनीति की थी इस पूरे मामले को लेकर, वो अभी कुछ दिनों की बात है, दर्शकों को याद होगा। और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच कराई गई, देखा गया तो तमाम सारी चीजें जो है वो वहाँ ठीक नहीं निकली। जिस तरीके से वहाँ पर जो संवासिनियां थी, बालिकाएं थी, उनके गर्भवती होने की बात आई थी, तो ये पहले ये साफ तौर पर जिला अधिकारी ने वहाँ बताया कि वो पहले से थी। लेकिन कहीं न कहीं पूरे मामले में कमियां थी, लापरवाही थी और जब इसकी शासन स्तर पर जांच हुई है तो जो डीपीओ हैं या हम कहें जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर हम कहें तो काम में लापरवाही पाई गई है और इसलिए उनको फिलहाल अब निलंबित कर दिया गया है। और निलंबन के दौरान वो जो यहाँ पर महिला कल्याण का मुख्यालय है लखनऊ में, उससे संबंध रहेंगे। और केवल उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि जो संवासिनी गृह है उसकी जो वहाँ पर संचालिका थी, जिनके ऊपर देख रेख का जिम्मा था, मिथिलेश कुमारी, उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो साफ है कि अब इस तरीके की लापरवाही जो हुई है उसमें इन 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है, शासन स्तर पर निलंबित किए गए हैं। और ये एक तरीके से हम कहें तो एक मैसेज भी है, एक संदेश है कि जो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे वो नारी संरक्षण गृह की हो, संवासिनी गृह की हो, वो लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं पहले भी कि वहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं होता है, जिस तरीके से देखरेख होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होती। जी। अब ये मैसेज दे दिया निलंबित करके कि अगर कहीं और लापरवाही होगी तो जो भी लोग होंगे जो दोषी पाए जाएंगे और जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका। इधर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस क्या दिया। कांग्रेस महासचिव का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसके बाद उन्होंने यूपी सरकार, उसके विभागों और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या वजह है प्रियंका के गुस्से की, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुस्से में, बहुत गुस्से में, और उनका ये गुस्सा उत्तर प्रदेश सरकार, उसके विभागों और विपक्ष के कुछ खास नेताओं को लेकर है, जो ट्विटर के जरिए कुछ ऐसे निकला है। प्रियंका ने लिखा, जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्यवाही करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूं। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। प्रियंका के इस गुस्से के पीछे की मुख्य वजह एक नोटिस है और ये नोटिस कानपुर बालिका गृह मामले में उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की ओर से भेजा गया है, जिसमें प्रियंका गांधी से कहा गया कि वह कानपुर बालिका गृह मामले में 3 दिन में अपने फेसबुक पोस्ट का खंडन करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर प्रियंका ने अपने फेसबुक पोस्ट पर
ऐसा क्या लिख दिया कि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग को उन्हें नोटिस जारी करना पड़ा। दरअसल प्रियंका ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों की कोरोना की जांच होने के बाद एक तथ्य आया कि 2 बच्चियां गर्भवती निकली और एक को एड्स पॉजिटिव निकला। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में फिर इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। अब प्रियंका का ये फेसबुक पोस्ट सामने आना था कि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग हरकत में आ गया और उसने प्रियंका गांधी को नोटिस भेज दिया, जिसके बाद पहले प्रियंका का वार और अब भाजपा का पलटवार भी सुन लीजिए। आपने जो कानपुर में बालिकाओं की बहनों के सम्मान के साथ में जो को तार-तार करने की जो आपने कवायद की है, जो अनगढ़ंत बातें की हैं, तथ्यहीन बातें की हैं, तो इनका जवाब देना ही होगा। अब सामंती सरकारें नहीं हैं, न देश में न प्रदेश में। अब आपको अगर आप बयान देकर बवाल करेंगे तो आपको जवाब देना ही होगा। वैसे प्रियंका के इस गुस्से का कारण इससे पहले आगरा के डीएम की ओर से दिया गया नोटिस भी है, जिसमें प्रियंका पर आरोप था कि उन्होंने आगरा में कोरोना संक्रमण से हुई मौत के आंकड़े को बिना तथ्यों के बढ़ा चढ़ाकर बताया था, जिस पर आगरा के डीएम ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा। खैर, प्रियंका ने यहाँ एक तीर से एक नहीं कई लक्ष्यों को भेदने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका के जरिए अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। कोरोना काल में जब विपक्ष के ज्यादातर नेताओं की सक्रियता सिमटी हुई, प्रियंका गांधी रह रहकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। संकेत साफ है, प्रियंका आज की राजनीति में आने वाले कल को भी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कानपुर शेल्टर होम मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कराने को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तिकड़ी सत्ता के बगैर मानसिक संतुलन खो बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बगैर किसी बात की सत्यता का पता लगाए ये लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें पोस्ट कर देते हैं जिससे बाद में इन्हें ही परेशानी उठानी पड़ती है। ये कांग्रेस की जो तिकड़ी है, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, यह तीनों मैं यह मानता हूं कि सत्ता के बिना जैसे अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, उसका बिना पता किए जो बिना सिर पैर की बातों को शुरू कर देते हैं, जिससे बाद में इनको ही परेशानी होती है। कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करने या किसी भी प्रकार का ट्विटर में ट्वीट करने या किसी प्रकार का बयान देने से पहले सोचना चाहिए। ये सोचते नहीं हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के अंदर ही अराजकता पैदा है इन तीनों लोगों को लेकर के, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और जो सच है, देश के सामने चुनौती है। तो राहुल गांधी जी रोजाना जो कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके आए हैं कांग्रेस की सरकार के समय में, उससे चंदा लेने का काम किए हैं। वह चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा प्रयोग करते हैं। तो कानपुर के राजकीय बालिका संरक्षण गृह के मामले में विपक्ष चाहे जो आरोप लगा रहा हो, लेकिन यूपी सरकार की महिला बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह इस मामले में कोई चूक नहीं मानती। उन्होंने आज कानपुर में राजकीय बालिका गृह का निरीक्षण किया, कानपुर के अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली और इसके बाद सर्किट हाउस पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने बालिका गृह में किसी तरह की चूक होने से इनकार करते हुए कहा कि कोई चूक ही नहीं हुई। पॉक्सो की पीड़ित लड़कियों पहले से प्रेग्नेंट आई थी, इसमें सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। सबसे पहले तो आप किसी भी बच्ची को, जिस तरीके से आप उन बच्चियों के बारे में आपने कहा कि होम में आकर के प्रेग्नेंट हो गई हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ों को मीडिया में दिया गया। और वो बच्चियां चूँकि पॉक्सो के अंतर्गत आई थी, तो वो बच्चियां प्रेग्नेंट आई थी। उनकी पूरी जांच रिपोर्ट भी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। जब डेट ऑफ एडमिशन क्या है, उसमें जो टेस्ट में क्या आया है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आप लोगों ने HIV, जो कुछ लोगों ने HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस की बात की, वो भी नहीं है।
तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम और सरकार की छवि खराब करने के लिए जिन लोगों की मानसिकता है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और मायावती के बीच ट्विटर वॉर जोरों पर है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ने कई मौकों पर एक दूसरे का नाम लेने के बजाय इशारों में निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की लड़ाई जैसे सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष से ही हो। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख मायावती के बीच ट्विटर वॉर को ही ले लें। इन्हें जब मौका मिलता है एक दूसरे के खिलाफ निशाना साधने से नहीं चूकती। प्रियंका ने ट्वीट किया, वैसे तो उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन इशारों में उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती को भी निशाने पर लिया। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखना नहीं है। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्रवाई करना चाहती हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ। कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता ने। माना जा रहा है कि प्रियंका ने विपक्ष के नेता के तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा था। इससे पहले भी कांग्रेस ने मायावती को ट्विटर बहन जी कहकर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी का प्रेस नोट ट्वीट करती है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने हाल ही में प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर एक ट्वीट कर कहा था, कांग्रेस की नेता उत्तर प्रदेश में तो आए दिन यहाँ घड़ियाली आंसू बहाने आ जाती है, लेकिन राजस्थान में वह अपने निजी कार्यक्रम के दौरान अपना थोड़ा सा भी समय कोटा में उन बच्चों की मां के आंसू पोंछने के लिए निकालना उचित नहीं समझती, जबकि वह भी एक मां है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, मायावती ने इसके अलावा कांग्रेस के 1000 बस मामले को लेकर भी ट्विटर के जरिए निशाना साधा था। तब मायावती ने लिखा था, बेहतर यही होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 100 बसें पहले यूपी भेजने के बजाय पंजाब और चंडीगढ़ भेजें, ताकि श्रमिकों को आसानी से उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने विपक्ष के बीच अपनी अपनी सियासी जमीन बचाने या पाने की जद्दोजहद है। प्रियंका गांधी बनाम मायावती के बीच बढ़ती सियासी तलखी इसी का तो नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर रामपुर में आजम खां के अलावा एक और शख्स की भी खूब चलती थी। यह वही शख्स था जो अपने आका आजम खां के इशारे पर पल भर में लोगों की जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्हें डराने धमकाने पहुंच जाता था। इस शख्स का नाम आले हसन है। यह रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। इसकी पूरी कहानी क्या है, ये आप देखिए। ये रामपुर है, नवाबों का शहर। लेकिन अब ना तो असल नवाब रहे और ना ही उनकी नवाबी। फिर वक्त बदला, हुकूमतें बदली। इसी दौरान एक शख्स जो नवाब तो नहीं था, लेकिन उसने खुद को मानो यहाँ का स्वघोषित नवाब मान लिया था। नाम आजम खान। सपा के वरिष्ठ नेता और सपा सरकार के पूर्व मंत्री, मुलायम और कुछ हद तक अखिलेश के भी खासम खास। उस वक्त आजम खान और रामपुर मानो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की हार हुई, उससे पहले आजम खान जो कहते थे मानो वही रामपुर का कानून हो जाता था। पुलिस प्रशासन सब उनकी जेब में था। क्या मजाल कि कोई उनके हुक्म की नाफरमानी करने की हिम्मत जुटाए। आजम खान ने तब जहां जिसको जैसे चाहा इस्तेमाल किया। अब जरा इस चेहरे को गौर से देखिए। भले ही शरीर पर खाकी वर्दी हो, लेकिन ये खाकी लोगों के बीच उनकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि खौफ का पर्याय बन गई थी। इस शख्स का नाम आले हसन, रामपुर का रिटायर्ड सीओ सिटी। इसके आका आजम खान फिलहाल पूरे परिवार सहित अपना समय जेल में बिता रहे हैं, या यूं कहें उनका दूसरा घर ही अब जेल हो गया है। वैसे अब जेल जाने की बारी शागिर्द यानी आले हसन की है। फिलहाल वो फरार है। कई मुकदमों में इनकी तलाश है और बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे, ये भी तय है। काफ़ी प्रयास के बाद जो है कोर्ट ने प्रोसेस जारी की है। इनके घर जो है सम्मन वगैरह भेजे और उसके बाद भी आले हसन खान जो है उपस्थित नहीं हुए कोर्ट में।
तो कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है वो 82 का नोटिस जारी किया है और इनके जो 2 पते हैं, एक संभल में कहीं और स्थान पर है, दोनों स्थानों पर जो है इसको नोटिस को चस्पा किया है और उसके बाद भी अगर हाजिर नहीं होते हैं तो इनके जो खिलाफ जो है 83 की कार्रवाई होगी और इनकी जो संपत्ति कुछ की जाएगी। दरअसल आले हसन के खिलाफ रामपुर की जिला अदालत ने उनकी घर की कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है। आले हसन पर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। जमीन कब्जाने, झूठे मुकदमों में जेल भेजने से लेकर डराने धमकाने तक उन पर कई गंभीर आरोप हैं और वो कोर्ट में लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं। रामपुर में सीओ सिटी रहते हुए जिस आले हसन के नाम से लोग खौफ खाते थे, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना हो या लोगों को झूठे जेल में भेजना हो, इस काम के लिए आले हसन को आजम खान इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज वही आले हसन पुलिस से बचता हुआ फिर रहा है। रामपुर की जिला अदालत ने आले हसन के खिलाफ कुर्की के आदेश दे दिए हैं। आले हसन की रियल स्टोरी पर गौर करें तो ये किसी फिल्मी विलेन के किरदार से कम नहीं। ये उस वक्त की बात है जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान मंत्री थे। ये चेहरा रामपुर में वर्दी वाला गुंडा बन चुका था। रामपुर में इसकी तूती बोलती थी। ये जिधर निकल जाता उधर लोग दहशत में आ जाते, खौफ खाते, तंग हो जाते। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लोगों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के लिए तो ये पुलिस वाला किसी भी हद तक जा सकता था। रामपुर के आलियागंज गांव के पीड़ित किसानों का दर्द खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए, माजरा समझ में आ जाएगा। 2.25 बीघे ज़मीन है यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, तो ये कब कब्जा किया गया आपकी ज़मीन पर? सरकार पे जैसे शुरू में 6 में 5 में ही बनी थी, 2 में। उसके बाद में 5 साल तक तो जोती होती। उसके बाद में फिर इसके अंदर हम जैसे जोतने गए तो उठाकर बंद धमकी दी कि इसकी रजिस्ट्री कराओ यूनिवर्सिटी में। आले हसन सीओ ने और खुशलबीन ने खूब धमकी दी हम पे। अच्छा, आले हसन सीओ उठा कर ले गया था। 2 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए, 250 ग्राम चरस लगाई, एक 379 411 लगाया। हमने पहले जो 5 साल सरकार डटुई रही है तो थाना ही नहीं था तो दर्ज कहाँ कराते रिपोर्ट? जब थाना ही नहीं था, मतलब थाना नहीं था कि आजिम नगर था? थाने में थानेदारी तो होता है, थानेदार गाड़ी में होता था रास्ते में, तो थाना कहाँ से आया? जो थानेदार ने चाहा वो करा, वो जान दे रहा थाने में हमें। इस पुलिस वाले से पीड़ितों की संख्या उंगली पर नहीं गिनी जा सकती। सबका एक ही डर, उनकी ज़मीन पर कब्जे के लिए डराने धमकाने से लेकर वो सब कुछ जिससे उसके आका आजम खान खुश हो जाएं। जास्ती से उठा कर लेकर के जाते था कुशनबीर। अच्छा। आजम खान उठवाते थे और हमारे मर्दों को ले जाते थे। अच्छा। हाँ, बंद करके अंगूठे जास्ती से लगवाते थे, मगर फिर भी जास्ती से अंगूठे हमारे मर्दों ने नहीं दिए। दरअसल आले हसन कभी रामपुर में दरोगा हुआ करता था, लेकिन आजम खान की इस पर नजरे इनायत क्या हुई, ये इंस्पेक्टर से सीओ तक बन गया। रामपुर के समाज सेवी फैजल खान से जब हमने बात की तो उन्होंने आले हसन की खौफ की कहानी बखूबी बयां की। आले हसन का रुतबा समाजवादी पार्टी की सरकार में वो होता था जो एक आईजी, डीआईजी और एसपी का भी नहीं होता था, क्योंकि जब आईजी, डीआईजी आले हसन को हसन भाई कहते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ज़िले की पुलिस पे उसका क्या असर पड़ता होगा। क्योंकि आले हसन रामपुर में ही सब इंस्पेक्टर था, रामपुर में ही वो इंस्पेक्टर हुआ और रामपुर में ही वो सीओ हुआ। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो आले हसन रामपुर में ही तैनात किए जाते थे। आखिर में वो यहीं से रिटायर हुए और उसके बाद उनको जौहर यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया। वहीं रामपुर के भाजपा नेता ने भी इस पुलिस वाले के बारे में वही बताया। ठीक ही कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है। एक वक्त वो भी था जब पुलिस की वर्दी पहनने के बाद आले हसन कानून का भय दिखाकर लोगों को भयभीत करता था, और आज वो वक्त आ गया है जब आले हसन खुद कानून के भय से भागा फिर रहा है। आले हसन पर आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान के मंत्री रहते हुए आले हसन रामपुर में लोगों का उत्पीड़न करते थे, लोगों को झूठे मुकदमे में जेल भेजते थे और
उनकी ज़मीनों पर कब्जे कराते थे। फिलहाल आले हसन फरार है और पुलिस को उसकी तलाश है। अदालत ने आले हसन के खिलाफ कुर्की के आदेश कर दिए हैं। उबैदुर रहमान, APP गंगा, रामपुर। रामपुर से आ रही इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।